तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंक नागर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। 25 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर हुआ है, उसके एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है, विद द करेक्ट आंसर। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं, ठीक है। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब मानव विकास सूचकांक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पब्लिश्ड करता है। अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करता है? नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जो वर्ल्ड में पूरा ट्रेड चल रहा है, इसके पहले गेट था GATT, वो ट्रेड के बारे में देखता था, पर 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना और वो पूरे विश्व के व्यापार को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। सेकंड है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का वर्क है कि ह्यूमन राइट्स के लिए वो लड़ाई करे, ठीक है। अगर किसी का मानव अधिकार हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वर्क करता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सेक्टर में वर्क करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड देखता है, ठीक है। और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है ऑप्शन सी की, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा, राइट आंसर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, UNDP जिसको बोला जाता है, UNDP, यही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। और 1990 से, ठीक है, कब से? 1990 से, ये 1990 से इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं। महबूब उल हक जो पाकिस्तानी क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस रिपोर्ट को बताया था, ठीक है। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस चीज़ को लाया गया था संज्ञान में। उसके बाद से अब तक ये UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जा रही है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। इनमें से कोई एक अलग है, उसे हमें आंसर के रूप में चयन करना है, ठीक है। अब फर्स्ट बता रहा है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड जो है कंप्यूटर के फील्ड में, ठीक है, 1970 के समय से 80 के समय से एक कंपनी है जो कार्यरत है, ठीक है। HCL जिसका शॉर्ट फॉर्म है, आपने कई बार सुना होगा, HCL, ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। भारती एयरटेल लिमिटेड, सीधी सी बात है, टेलीकॉम कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, कई सारे प्रोडक्ट है यूनिलीवर लिमिटेड के, ये एंग्लो डच कंपनी है, ठीक है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं भेल, BHEL। इस क्वेश्चन में ये भी डाउट आ रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये 3 इंडियन कंपनी है और ये जो है क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये एंग्लो डच कंपनी है। बट देखा जाए तो ये तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है। और देखा जाए तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो है PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो उस हिसाब से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आंसर के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शंस आपका डी जो है राइट आंसर होना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड, ठीक है, बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड, रिमूविंग मतलब उसको हटाना, फॉरेन ट्रेड कब होगा, उसमें से क्या हटा जाए, एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज, सब चीजें क्या कहलाती है, ठीक है। व्यापार हो रहा है विश्वव्यापी या जो भी है देश लेवल पे, अगर गवर्नमेंट इन तीनों चीज में से क्या ऐसी चीज देगी जिससे उस ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, इंपोर्ट टैक्स, अगर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएगी तो भी व्यापार को घाटा होगा, इस तरीके से व्यापार को आप इनिशिएट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट टैक्स, टैक्स किसी भी प्रकार का हो, व्यापार को उससे थोड़ा देखा जाए तो मुनाफा कम ही होता है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से उसका कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है। बात है ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब रहता है उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब आप समझ सकते हो उदारता से। उदारता क्या होती है? मतलब किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए या किसी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए उसके फेवरेबल कंडीशंस उसके लिए डेवलप्ड की जाए, ठीक है। अगर उन्हें लैंड चाहिए तो इजी मतलब मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल में उसे लैंड प्रोवाइड किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाए। तो जितना लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट बढ़तेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, लिबरलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू स्टेट्स आर गिवन बिलो, दे आर
assertion A and reason R, read both the statements and choose the correct options. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें, ठीक है। असर्शन ए है, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन नेरो बेल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो आपका हुगली रिवर वाला साइड है वो पूरा जूट उद्योग के लिए बहुत फेमस है, जूट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। बांग्लादेश भी काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितनी भी जूट मिल्स है 70 to 80% वर्ल्ड की वो सब इधर साइड ही है, ठीक है। रीजन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट देखिए सेंटेंस ये भी राइट है, सेंटेंस ये भी राइट है, बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि क्या है, बिल्कुल सही है कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट इंडिया, क्योंकि फर्स्ट पे है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में काफ़ी जूट उत्पादन होता है और एक्सपोर्ट भी वो सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आप इसका याद रखिएगा, ऑप्शन दोनों सही है, बट आर उसका करेक्ट रीजन नहीं है फर्स्ट वाले को सही बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि ए एंड बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखे, देखिए सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, ठीक है। तो फर्स्ट का तो ये सेकंड हो गया। मानस टाइगर, मानस टाइगर रिजर्व है असम में, ठीक है, ये हो गया। पेरियार, पेरियार रिवर, पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार नेशनल पार्क बोलते हैं, ये कहां पर है, केरला में, ठीक है। तो ये तो हमारे 3 ऑप्शन हो गए। और कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वो है उत्तराखंड में। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, ये दो तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। तो ए का क्या होगा, सेकंड, तो ए का सेकंड इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, बी मानस टाइगर रिजर्व क्या है, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड, ये रहा हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिसेस मोनिका along with her family clear a piece of land and grows grain and other food crops to feed her family। मतलब मिसेस मोनिका जो है वो अपनी फैमिली के लिए और क्रॉप्स उगाना चाहती है, क्योंकि अब उनके पास खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली को मतलब खिलाने के लिए कोई फूड या ग्रेन अनाज खिलाने के लिए किस टाइप से क्या कृषि करेगी, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, ठीक है। सॉइल की जो फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, वो जहाँ पर प्रोडक्शन करते थे। शी प्रिपेयर अनादर पीस ऑफ लैंड, मतलब वो क्या कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर या कृषि के लिए एक और भूमि क्या है रेडी करना चाहती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर डज शी यूज, तो वो किस टाइप की इसमें एग्रीकल्चर का जो फॉर्म है वो यूज कर रही है। प्लांटेशन फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। स्लैश एंड बर्न, इसको हम अभी राइट आंसर मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को हिंदी में बोला जाता है दहन, ठीक है। और वापस उसको दहन करके वापस वहां पर कुछ नई फसल को उगाना, और इसी को झूम कृषि भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, झूम कृषि। तो ऑप्शंस आपका बी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे खेती करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ की जो भी वनस्पति या पेड़ पौधे हैं उसको कट करके जलाएंगे और उस प्लेस को एक प्लेन बनाकर वहाँ पर वापस खेती करेंगे। बाकी कमर्शियल फार्मिंग भी पॉसिबल नहीं है, और इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्म्स ऑफ विच डिसीजेज, द जर्म्स ऑफ विच डिसीजेज पेव्ड द वे फॉर यूरोप, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के समय, ठीक है, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, मतलब आधी 16th सेंचुरी जब बीत चुकी थी, उसके बाद अमेरिका के ऊपर इस किस टाइप का संकट गहराया था यूरोपियन के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने वो रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, चैप्टर देखा होगा, तो उसमें क्लियर बता रखा है कि चिकन पॉक्स जो थे उससे वो अज्ञान थे, ठीक है, वो उनके अज्ञात थे, उनको पता नहीं था कि चिकन पॉक्स टाइप की क्या बीमारी होती है। तो यूरोपियन लोगों ने क्या करा था, वहाँ पर उसके संक्रामक चीज थी, वो वैसे भी क्या है बोल सकते हैं कि संक्रामक रोग है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली बाय एयर बाय टच के थ्रू भी फैल जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्मॉल पॉक्स जो थी ये गंभीर बीमारी, उस समय इसकी इससे निजात पाना मुश्किल था काफ़ी, तो इस बीमारी से काफ़ी ग्रसित किया गया था उन्हें, वहाँ की पब्लिक को। तो वो जो बीमारी थी वो क्या था, स्मॉल पॉक्स था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन रेफरेंस टू द जर्मेनिया
एल्गोरी द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ठीक है, मतलब तलवार पर लटकी जैतून की डाली, ठीक है। बट इसका मीनिंग यहाँ पे किस चीज से निकल रहा है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। सिंबोलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में क्लियर बोला है कि शांति की चाह चाहते थे वो, ठीक है, पीस चाहते थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब उन्हें शांति की चाह थी कि अब पीस हो जाए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हम बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो लाल बाल पाल जो गरम दल के नेता थे, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यहाँ पर सीधी सी बात है, इनके जो पेपर का नाम था वो केसरी था। यदि आप इनके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, केसरी जो नाम का अखबार था इन्होंने निकाला था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 4 इवेंट है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जमाना है, मतलब पहले कौन हुआ था, फिर बाद में कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ और लास्ट में कौन हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात, हम सबसे पहले इनके सन लिख देते तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बारदोली सत्याग्रह देखा जाए तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1928 समथिंग, ठीक है, जहां पर सरदार पटेल को पटेल सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। रोलेट सत्याग्रह 1919 में, ठीक है। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण में गए थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं पर उनसे मिलके उनसे प्रेरित होते हैं और फिर वो भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हैं, जो आगे जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में। या आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर रहेंगे उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इवेंट कौन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, मतलब 3rd नंबर का। तो बी और डी दोनों में अभी फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड पे हम चलते हैं खेड़ा, ठीक है, खेड़ा मतलब 4th, तो बी वाला अब कट हो जाएगा क्योंकि ये दो तो पहले ही कट हो गए थे। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या है, इनके ईयर आपको पता है तो बहुत जल्दी आप इनके आंसर कैच कर सकते हैं। हमारा वाई इज इट नॉट इजी टू गेट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, मतलब एक नॉर्मल सेक्टर जो रहते हैं हमारे फॉर्मल, उसके अंदर क्यों निजी क्षेत्रों में मतलब इस तरीके से लोन लेना पॉसिबल क्यों नहीं है, मतलब क्यों प्रॉब्लम आती है। रीड द फॉलोइंग रीजन एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक, मतलब बैंकों की उपलब्धता, मतलब वहाँ पर बैंक भी तो आने चाहिए, मतलब मिलने चाहिए। ऋण लेना है तो भाई बैंक भी अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पर। अवेलेबिलिटी ऑफ कलेक्टोरल, मतलब ऋणाधार, मतलब ऋण अगर देना है, मतलब लोन देना है तो उसका भाई क्या बेस रखें, किस बेस पे दें किसी को, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेट लोन प्रोसेस, ऋण अगर हम लेते हैं या लोन लेते हैं तो उसकी प्रोसेस भी इतनी लंबी रहती है कि कई बार तो इंसान लेना चाहता है तो सोचता है कि छोड़ो, ठीक है। तो बिल्कुल ये 3 चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। 4th है अवेयरनेस ऑफ बोरोवर, मतलब जो भी बंदा ऋण लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, उसकी मतलब क्या जागरूकता है उसको उसके लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक मेन फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए मेन फैक्टर देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन ही होंगे, क्योंकि लोन की तो जानकारी एक आम पर्सन को भी हो सकती है पर ज़रूरी नहीं कि उसको लोन मिले, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है किसी बिजनेस की, ठीक है, एक सेक्टर की, हमें उसे पढ़कर पहचानना है कि उसके लिए क्या सही है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट, मतलब टोटली प्रॉफिट पे इनका ध्यान रहेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। दिस सेक्टर इज ओन, ठीक है, बाय अ पर्सन और कंपनी, मतलब कोई एक पर्सन भी इसे रन कर सकता है या फिर एक ग्रुप या कोई कंपनी, ठीक है, किसी ट्रस्ट कोई भी, जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इस तरीके से, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेक्टर। तो बिल्कुल तीनों सेंटेंस सही है, ठीक है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर है टाटा कोई गवर्नमेंट सेक्टर तो है नहीं, ठीक है, कोई पीएसयू की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज किसके लिए हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर तो बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसका टोटली प्रॉफिट कमाना ही मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कह रहा है डाटा रिलेटेड टू एन इमेजिनरी कंट्री, ठीक है, इज गिवन बिलो, स्टडी दिस डेटा, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें जो डेटा दे रखा है उसको देखकर हमें आंसर फाइंड करना है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
अब यहाँ पर देखो 7 to 8 ईयर के एज की जो है टोटल पॉपुलेशन 1200 है, उसमें से नेट अटेंडेंस किसकी है, मतलब जो है वहाँ पर वो 1000 है। 14 and 15 ईयर ऑफ एज के जो लोग हैं वो कितनी पॉपुलेशन है 1000, और उसमें से 800 एट प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर है। तो द अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ दिस कंट्री ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 ईयर इज, वो ये पूछ रहे हैं कि 14 और 15 ईयर के जो लोग हैं वहाँ पर कितनी परसेंटेज में उपलब्ध हैं या वहाँ पर हाजिर है। सीधी सी बात है, टोटल कितने हैं वो 800 प्रेजेंट है, और सॉरी वहाँ पर 800 प्रेजेंट है और एक्चुअल में उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1000। तो 800 जो है वो 1000 का कितना परसेंट होता है, 10 से 10 10 से 10 10 से 10, टोटल कितना बचा 80। तो 80% इज द राइट आंसर। ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन था, आपको सोशल साइंस में पूछ लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बेसिक मैथ्स भी आपका अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, असर्शन ए क्या है हम पढ़ते हैं, एवरी पार्टी इन इंडिया, ठीक है, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल जितनी भी पार्टी है इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही क्या है रजिस्टर की जाती है, बिल्कुल सही है, ए पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई इसमें डाउट नहीं है कि गलत हो सकता है। रीजन क्या है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इलेक्शन सिंबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। नो, गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पार्टी को साइन सिंबल नहीं देती है, इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि वो क्या करे, किसी भी पार्टी को सिंबल दे, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट वाला रीजन इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। सीधी सी बात है, चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, कौन सी मेजोरिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं, तमिल स्पीकर्स, सिंहलाज स्पीकर्स, तेलुगु स्पीकर और इंग्लिश स्पीकर। इसका सीधा सा ऑप्शन है सिंहला, क्योंकि वहाँ की मेन लैंग्वेज है ये। ठीक है, सिंहला, और इस पे हमने बेल्जियम गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर एग्जाम्पल भी वहाँ पर बहुत अच्छा देख रखा है हमने डेमोक्रेटिक का। ठीक है, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्यों बेल्जियम की गवर्नमेंट ज़्यादा सक्सेस रही और श्रीलंका में क्यों उत्पाद मचा और वहाँ की गवर्नमेंट सक्सेस क्यों नहीं रही, क्योंकि वो किसी एक पक्ष की ओर झुककर उन्होंने डिसीजन लिया है। बेल्जियम जहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी होने के बाद भी उन्होंने क्या किया था, सबको मैनेज किया, अलग अलग जो भी संप्रदाय के और अलग अलग गुट के जो लोग थे उनको सबको मतलब साथ में लेकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, और उसमें काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्या है, सिंहलाज स्पीकर्स ही इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क हैव बीन मेड कंपलसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो इसमें से ज़्यादा सही आंसर कौन सा होगा। इट इज़ नाउ कंपलसरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। बिल्कुल, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सभी को बोल दिया गया है कि सभी पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, तो ये तो कंपलसरी है सबके लिए। इट इज़ नाउ कंपलसरी फॉर ऑल पार्टी टू हैव 1/3 वुमन कैंडिडेट। वैसे इसके बारे में अभी तक कोई सुना हुआ नहीं है कि ये कन्फर्म है। ठीक है, इट इज़ नाउ कंपलसरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। बिल्कुल, किसी संगठन के अंतर्गत रह के ही कोई पार्टी क्या करेगी, कोई भी इलेक्शन लड़ेगी या उसके जुड़कर अपना मतलब योगदान देगी, मतलब कुल मिला के ये इलेक्शन लड़ेगी, तो किसी एक संगठन से जुड़कर तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी सही है। इट इज़ नाउ कंपलसरी फॉर द ऑल कैंडिडेट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट पेंडिंग क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम थ्रू एफिडेविट। बिल्कुल सही है, जितने भी उनके पर केस वेस जो भी मुकदमे चल रहे हैं उसके लिए पूरा उसका ब्यौरा उन्हें बताना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर। तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो नहीं है इंक्लूड, तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि 2 इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ओनली 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाया है उन्होंने, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को कौन दर्शाता है इनमें से चारों में से, वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वुमेन्स वोट इज मोर देन ऑफ मैन। वुमन का वोट क्या मैन से ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ये कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो ही नहीं सकता। रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन टू हाउस होल्ड कोर्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सिर्फ घर का ही कार्य देखने के लिए या उसको लिए सौंप रखा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग मोर राइट्स टू मेन, नहीं, ये भी नहीं है। किसी भी एक पक्ष में तो कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो जेंडर के हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा ये।
ठीक है। प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स इक्वली टू मैन एंड वुमेन, बिल्कुल सही है, आंख मिचकर इस पर राइट कर सकते हैं कि वोटिंग राइट्स सभी को इक्वल। और आप खुद देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी वोट डालने जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स में अगर आपके पापा जो है वोट डालते हैं उसका भी एक वोट ही गिना जाता है, और जो आपकी मदर जो वोट डालते हैं उसको भी वन में काउंट किया जाता है, मतलब उनको इक्वली राइट्स हैं। आप हो, आपकी ब्रदर सिस्टर है, तो सबके वोट एक ही काउंट होते हैं। भले ही यहाँ पे देश का अंबानी है, वो भी अगर वोट डाले जाएगा तो उसका वोट भी एक ही काउंट होगा, और एक आम आदमी का भी वोट एक ही वोट काउंट होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट जो भी इसमें फॉलो कर रहा है उसे हमें चूज करना है, करेक्ट आंसर बताना है इसमें से। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, बिल्कुल आता है। आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही लिखा है, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी शामिल कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी शामिल कर रहा है एजुकेशन को, कि एजुकेशन को क्या है, उन्होंने कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची, मतलब स्टेट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पे, कि 14 या 14 से 14 उम्र के बच्चे तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा होने देनी है। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में इसलिए आज भी अगर एजुकेशन के ऊपर कुछ भी पॉलिसी बनानी रहती है तो इसलिए स्टेट के भी बहुत जिम्मेदारी रहती है इसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी भले ही 3 ऑप्शन हमने नहीं देखे हैं, बट हम आंख मिच के फर्स्ट वाले पे आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल आंसर तो है नहीं, क्योंकि सिंगल एक आंसर पूछा था। बाकी देख लेते हैं फिर भी। कंकरेंट लिस्ट में डिफेंस बिल्कुल नहीं, डिफेंस सेंट्रल यूनिट का मतलब हमारी जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, डिफेंस वाला सिस्टम पूरा उनके अंडर में ही होता है। ठीक है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है डिफेंस। कंकरेंट लिस्ट पुलिस, नो, सेंट्रल के जगह पे सेंट्रल पुलिस रहेगी, स्टेट की जगह स्टेट की पुलिस रहेगी, इनका कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं रहेगा। कंकरेंट लिस्ट में ट्रेड नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं रहेंगे। कंकरेंट लिस्ट में कौन रहेगा, एजुकेशन। तो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द इंडिया आर वुमन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन। इसमें से कौन सी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको मतलब वुमन को रिजर्वेशन मिलता है, जहाँ पर एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन मिलता है किसको, वुमन को। सीधी सी बातें देखते हैं। जुडिशरी में तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल हम कट कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, इसमें भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई 1/2 या 1/3 महिला का रिजर्वेशन है। राज्यसभा में भी नहीं है, जो कैंडिडेट जो भी चूज़ किया जाता है, जो भी नेता हो, महिला हो या पुरुष हो, बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई अभी तक तो नहीं है, प्रावधान आगे आने वाले समय में हो सकता है वो बात अलग है, बट अभी तक तो नहीं है। बट म्यूनिसिपलिटीज़ इसका इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिए गए। अगर आपने 73 नंबर का, ठीक है, अमेंडमेंट और 74 नंबर का अमेंडमेंट अगर देखा हो, तो ये पंचायत को देता है, पंचायत जो ग्राम पंचायत हो रही रहती है उसको राइट देता है कि 1/3 ऑफ द वुमन रिजर्व फॉर द इलेक्शन। एंड 74 देता है म्यूनिसिपलिटीज को। ठीक है, जो शहरी निकाय है उसको, जो शहर की जो गवर्नमेंट है उनको। 73 जो अमेंडमेंट हुआ था वो पंचायत ग्रामीण इलाके के लिए, रूरल जो क्षेत्र है उसके लिए, और 74 जो है आपके जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए, और म्यूनिसिपलिटीज को बिल्कुल देता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसके थ्रू मिल रहा है उन्हें रिजर्वेशन का एडवांटेज। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, म्यूनिसिपलिटीज। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 8वीं अनुसूची जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें पूरी 22 भाषा के बारे में क्या था, मतलब इंक्लूड है उसमें टोटल 22 भाषाएं, कि कौन कौन सी भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है। सीधी सी बात है, उसमें अभी ना तो राजस्थानी है, ना तो मगधी है, और ना ही भोजपुरी है। ठीक है, तमिल बिल्कुल उसमें क्या है, इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो 22 लैंग्वेज है उसमें से तमिल भी है, ठीक है, उर्दू है, हिंदी है, ये सब इनको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हुए हैं। उड़िया है, ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारी भाषाएं हैं। तो ये 20 आपके जो थे ऑब्जेक्टिव, इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली यही आपके आंसर हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इससे श्योर होकर आप चेक कर सकते हैं कि कितने आपके 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।